हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड पहले 25 क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ भेजा था। इस वीडियो में आपको उस संस्थान के मॉक टेस्ट का जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित था, मॉडर्न इंडिया से, उसका अगला 25 क्वेश्चन का आपको हम सेट भेज रहे हैं, साथ ही साथ उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी। उम्मीद है आप लोगों ने पहले वीडियो को देखा होगा, उसमें कई सारी जानकारियां आपके लिए अवेलेबल कराई गई हैं। न सिर्फ सही आंसर बल्कि बाकी ऑप्शन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी मैंने आप तक पहुंचाने का काम किया है। तो अगर आपने उसको देख लिया है तो अपनी प्रतिक्रिया दें, और अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी निश्चित तौर पर देखें। चलिए हम लोग अब 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है एकदम। देखते हैं, 19वीं सदी में भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से किन कारणों ने सहयोग दिया। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ एक से अधिक आंसर आपको पिक आउट करने हैं। पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजों का मुस्लिम समर्थक रुख, अंग्रेजों का जातीय अभिमान और भारत का आर्थिक शोषण। देखिए, अगर थोड़ा सा भी इतिहास की जानकारी है तो आप इसको अगर 1, 2, 3, 4 में से एलिमिनेट करना जाए तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंग्रेजों का मुस्लिम समर्थक रुख, ये सही नहीं है, क्योंकि उस दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बने हुए थे। ठीक है, तो 2 एलिमिनेट कर दीजिए। ऐसी स्थिति में बाकी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपको डी में नजर आता है, जहां 1, 3 और 4 सही है। नंबर 27, दीवानी अधिकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सा अधिकार प्राप्त हुआ। दीवानी अधिकार और निजामत का अधिकार, ये 2 टर्म आते हैं, या ये दोनों टर्म संबंधित है 1765 के इलाहाबाद संधि से, जो लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब के साथ और अवध के नवाब के साथ किया था। तो दीवानी मतलब कि राजस्व से संबंधित अधिकार और निजामत मतलब कि प्रशासनिक अधिकार। तो अगर दीवानी का मतलब राजस्व होता है तो ऑप्शन में सिर्फ एक जगह है, बी, राजस्व वसूल करने का अधिकार। तो दीवानी के अर्थ से ही ये समझ में आ जाता है। तो बाकी ऑप्शन अगर आप ना भी देखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासनिक कार्य संभालने का मतलब था कि निजामत का अधिकार। तो यहां दीवानी अधिकार की बात हो रही है, इसलिए आंसर बी होगा। 28, पांडिचेरी सहित फ्रांसीसी कब्जे में 5 उपनिवेश थे, मतलब कि पांडिचेरी, माहे, यनम, चंद्रनगर और करिकाल। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा जगह किस प्रदेश से संबंधित था, मतलब अपनी अवस्थिति के अनुसार सही नहीं है। माहे केरल या कालीकट में ही था, यनम आंध्र प्रदेश में था जो सही है, चंद्रनगर कोलकाता में था, और कराईकल के सामने लिखा हुआ आंध्र प्रदेश, बेसिकली कराईकल आंध्र प्रदेश में नहीं तमिलनाडु में था। तो पहले तो ये कि 5 उपनिवेश कौन कौन थे, माहे, यनम, चंद्रनगर, करिकाल और पांडिचेरी, तो आप जानते ही होंगे। साथ ही इसके बाद आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि यनम किस प्रांत में था, चंद्रनगर कहां था, माहे या फिर कराईकल कहां पर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29, गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो। तो सबसे पहले ऑपरेशन पोलो को जान ले। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन आजाद, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मिलाने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑपरेशन एकीकरण, इसका भी कोई संबंध नहीं है। सही उत्तर है ऑपरेशन विजय। गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था, और ये ऑपरेशन 18 दिसंबर 1961 को मध्य रात्रि में शुरू किया गया था, और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे जनरल जे.एन. चौधरी। और 19 दिसंबर 1961 की दोपहर में यह ऑपरेशन खत्म भी हो गया था, और गोवा, दमन और दीव पर तिरंगा लहरा दिया गया था। तो ये पुर्तगालियों से आजाद करने के लिए यह ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नंबर 30, आजादी से पूर्व कब भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। आजादी से पहले ही भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग लगातार होती रही थी। इस सिद्धांत को पहली बार स्वीकार कब किया गया था। हम सीधे इसका सही उत्तर बताते हैं, और इसका सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और आपको याद होगा कि नेहरू रिपोर्ट साइमन आयोग के विरोध के बाद, जब बर्किन हेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी
कि भारतीय एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो भारत में सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो, तो उनकी इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया था और फिर 9 सदस्यीय एक कमेटी बनी थी। उसी कमेटी के रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उसी में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को पहली बार स्वीकार किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 आप जानते हैं, और अगर पूरी इसकी जानकारी चाहिए तो YouTube पर मैंने लाहौर अधिवेशन पर एक विशेष वीडियो बना करके आप लोगों के लिए रखा है, आप उसको देख सकते हैं। क्रिप्स मिशन और भारत सरकार अधिनियम आने वाले दिन में हम डिटेल इस पर आपको बताने का काम करेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रोविज़न है कि एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए इसको बता पाना संभव नहीं है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, थियोसोफिकल सोसाइटी के विषय में क्या एक गलत है? सबसे पहले तो ये जान लें कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में भारत से बाहर हुआ था, ठीक है, न्यूयॉर्क में। और फिर ये इसकी स्थापना जो की थी कर्नल ऑलकॉट ने और मैडम हेलेना पेट्रोना ब्लावटस्की ने किया था। बाद में इस आंदोलन से एनी बेसेंट भी जुड़ी थी, ठीक है। तो इसके विषय में क्या एक गलत है, इसका सही उत्तर ही हम आपको बताना चाह रहे हैं, और यह है कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में इस संस्था ने किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। ये इन्फॉर्मेशन गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, और एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख जो नेत्री थी या उसके जो एक प्रमुख सदस्य थी एनी बेसेंट, उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम और 71 भारतीयों ने किया था, क्योंकि 72 लोग ही पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके अलावा थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ी एनी बेसेंट के लिए आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन भी चलाया था। तो सिर्फ इस आधार को अगर आप दिमाग में रखते तो आप सी की ओर जाते। बाकी बातें, यह एक प्रतिक्रियावादी सभा थी जिसने मूर्ति पूजा, सती प्रथा जैसे परंपराओं का समर्थन किया। ये बात सही है, क्योंकि ये भारतीय धर्म के प्राचीन स्वरूप को ही स्थापित करना चाहते थे थियोसोफिकल सोसाइटी वाले लोग, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 31, 11 अप्रैल 1936 को स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, जिसको कि अखिल भारतीय किसान सभा भी कहा जाता है, ने अपने उद्देश्यों की घोषणा 1937 के फैजपुर अधिवेशन में किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, स्वामी सहजानंद, एनजी रंगा या फिर नित्यानंद स्वामी? आपको सबसे पहले बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1937 में कांग्रेस का भी अधिवेशन हुआ था। ये फैजपुर महाराष्ट्र में है और कांग्रेस का गांव में होने वाला ये एकमात्र अधिवेशन था, लेकिन वो कांग्रेस का अधिवेशन था, ठीक है। यहां अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की अध्यक्षता की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है एनजी रंगा, ठीक है, जो कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के पहले सभा के महासचिव भी थे। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात इस सभा के दौरान कही थी कि हम अपने को इसलिए संगठित कर रहे हैं ताकि समाजवादी राज्य और समाज की स्थापना की जा सके। इसका मतलब कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना का एक मुख्य उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। स्वामी सहजानंद 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जहां की इसकी स्थापना हुई अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। तो सही उत्तर है इसका सी। नंबर 33, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? वर्ष पूछ रहा है यहां पर 1918। तो सबसे पहले ये जान लें कि संयुक्त प्रांत किसान सभा, जिसको कि उत्तर प्रदेश किसान सभा भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1918 में हुई थी। 1919 में किसान आंदोलन से ही संबंधित नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ से संबंधित है। मतलब कि प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था। ये जो अभी 1918 हम बता रहे थे, यहां पर एक बात और बताना हम भूल गए जो आपको लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना करने में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय की मुख्य भूमिका थी। 1921 एक तो मोपला विद्रोह का काल है, ठीक है,
दूसरा मदारी पासा के नेतृत्व में एका आंदोलन का काल है। 1921 असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा है, ये बातें तो हैं ही। इसके साथ ही 1921 में अवध लगान संशोधन अधिनियम भी पारित किया गया था। और अवध किसान सभा जो इस प्रश्न में पूछा गया है, इसका सही उत्तर है डी। 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। 1906 में कॉलेनविच, ये गांधी जी के एक जर्मन मित्र थे, की मदद से गांधी जी ने किस स्थान पर टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की थी? ट्रांसवाल, जोहान्सबर्ग, डरबन या फिर केप टाउन? सबसे पहले सही उत्तर जान ले तो टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1906 में कॉलेनविच की मदद से जोहान्सबर्ग में किया गया था, जो कि ऑप्शन बी में है। ए का ट्रांसवाल, ये भी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी प्रवास से संबंधित एक महत्वपूर्ण जगह है। यहां पर 1906 में जब ट्रांसवाल सरकार ने एशियाटिक बिल लाया तो गांधी जी ने उसका विरोध किया था। दरअसल ये जो एशियाटिक बिल था, जो 1906 में ही आया था, उस एक्ट के द्वारा भारतीयों को वोटिंग राइट से दूर रखा जा रहा था, मतलब उनको मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा था। इस एशियाटिक बिल को गांधी जी ने खूनी कानून कहा था। जबकि डरबन के विषय में भी थोड़ी सी जान लें। 1904 में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र डरबन से ही निकाला था, और डरबन में ही गांधी जी ने फोनिक्स फार्म की स्थापना की थी। तो टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में और डरबन में फोनिक्स फार्म। अमूमन इन दोनों में गलतियां हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद, मतलब कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किसने इस्तीफा दे दिया था? दीनबंधु एंड्रयूज, सी शंकरन नायर, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर श्रीनिवास शास्त्री? सही उत्तर इसका है बी, सी शंकरन नायर। जबकि दीनबंधु एंड्रयूज ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में कहा था कि यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड है। जानबूझकर की गई क्रूर हत्याकांड, ये दीनबंधु एंड्रयूज का कहना है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के बाद अपने नाइटहुड या जिसको सर की उपाधि भी बोलते हैं, उसको 30 मई 1919 को लौटा दिया था। जबकि श्रीनिवास शास्त्री वो व्यक्ति हैं इस पर्टिकुलर टाइम में जिन्होंने रॉलेट सत्याग्रह का विरोध किया था। रॉलेट सत्याग्रह के विरोध करने वालों में श्रीनिवास शास्त्री भी थे। इसके अलावा जिन लोगों ने विरोध किया था रॉलेट सत्याग्रह का, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था, उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, तेज बहादुर सप्रू शामिल हैं, एनी बेसेंट शामिल हैं, और दिनसा वाचा जैसे उदारवादी शुरुआती दौर के कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर है सी शंकरन नायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों का समर्थन पाने के लिए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीयों को विश्वास दिलाया था कि तुर्की की अखंडता एवं सार्वभौमिकता को बनाए रखा जाएगा? इसका हम सीधा आंसर आपको बताते हैं, और इसका सीधा आंसर है जॉर्ज लॉयड, मतलब ऑप्शन ए में। मैकमिलन के विषय में आप जान लें कि मैकमिलन भारत आने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और रॉबर्ट वालपोल भी वहाँ के प्रधानमंत्री बनने वाले लोगों में शामिल हैं। नंबर 37। अक्टूबर 1924 में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की गई? फिरोजशाह कोटला, सहारनपुर, कानपुर या फिर लाहौर में? सही उत्तर है इसका कानपुर। कानपुर में ही अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। जबकि फिरोजशाह कोटला में 9-10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। HSRA शॉर्ट में उसको बोलते हैं। और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रथम चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद, मतलब कि बंग भंग आंदोलन के बाद, और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आतंकवाद, मतलब कि असहयोग आंदोलन को रोके जाने के बाद, दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ा अंतर है कि इस दौर के क्रांतिकारी आतंकवादियों को
एक मतलब फिलॉसफी था, उनका एक आइडियोलॉजी था, एक आदर्श था, और वो आदर्श था समाजवाद की स्थापना करना। लाहौर ऑप्शन डी में है, लाहौर षड्यंत्र केस में ही आप सब जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। सहारनपुर लखनऊ लाइन पर ही काकोरी स्टेशन था, जिसके की 8 डाउन ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारियों ने लूटने का काम किया था। तो इसका सही उत्तर कानपुर है। नंबर 38, भगत सिंह निम्न में से किससे संबंधित नहीं थे? पहला ए ऑप्शन है भारत नौजवान सभा। जी हाँ, ये उससे संबंधित थे क्योंकि 1926 में इसका गठन किया गया था भगत सिंह के द्वारा, 1926 में, 1926 में। बी ऑप्शन को देखें, लाहौर छात्र संगठन, इसका भी स्थापना भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी साथी सुखदेव के साथ मिलकर के किया था। ऑप्शन सी, समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, ये पुस्तक भगत सिंह के द्वारा नहीं बल्कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है सी, क्योंकि समाजवाद क्यों जयप्रकाश नारायण का लिखा हुआ है। जबकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भगत सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था वाई आई एम एथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूं। और डी, उन्होंने कहा था किसानों और मजदूरों को संगठित करना अब मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फांसी पर चढ़ने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने ये बात कही थी, और ये उनका जो स्टेटमेंट है ये भी उनके समाजवादी आदर्श को दर्शाने का काम करता है। 39, किस पुस्तक में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया है? बंदी जीवन, समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भवानी मंदिर, या फिर फिलॉसफी ऑफ बम? सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले। इसका सही उत्तर है डी, फिलॉसफी ऑफ बम, मतलब बम का दर्शन। और इस पुस्तक को लिखने का काम किया था भगवती चरण बोहरा ने, और ये पुस्तक चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर लिखा गया था भगवती चरण बोहरा के द्वारा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक को, बंदी जीवन को, क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। जबकि समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण के सहयोगी नरेंद्र देव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और भवानी मंदिर बारिंद्र घोष के द्वारा लिखा गया है, जो कि प्रथम दौर के क्रांतिकारी आतंकवादियों में से प्रमुख स्थान रखते हैं, और ये पुस्तक उस दौर में बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। नंबर 40, 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में किसने देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया? गोविंद बल्लभ पंत, यही सही उत्तर भी है, ऑप्शन ए। वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू। यहां बता दें कि मौलाना आजाद ने इस प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया था। ठीक है, हालांकि पहले वे विभाजन का, मतलब भारत के विभाजन का विरोध कर रहे थे, और लेकिन इस समय हालात बिगड़े हुए थे या बदले हुए थे, और ऐसी स्थिति में उन्होंने इसका समर्थन किया था और कहा भी था कि विभाजन का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं है। तो मौलाना आजाद ने गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा देश विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का या समर्थन देने का काम किया था। यहां एक बात और जान लें कि ये जो योजना थी इसको गांधी जी, नेहरू और पटेल ने समर्थन दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इसको सर्वसम्मति से पारित नहीं किया था। जबकि ओवरऑल अगर देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और लीग ने इस प्रस्ताव को, लीग मतलब मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन भारत विभाजन के प्रस्ताव को सर्वसहमति प्राप्त नहीं हुई थी। नंबर 41, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर अंबेडकर को कौन सा विभाग मिला था? अंतरिम सरकार का गठन संविधान सभा के लिए जो लोग चुने गए थे उन्हीं लोगों में से किया गया था, और अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी, और 2 सितंबर 1946 को
इसका गठन किया गया और इस अंतरिम सरकार में पंडित नेहरू उपाध्यक्ष के तौर पे थे और इस वक्त चूंकि भारत का स्टेटस डोमिनियन का था इसलिए अंतरिम सरकार का हेड जो थे वो वायसराय ही बने हुए थे। खैर यहां पर अंबेडकर को कौन सा विभाग दिया गया? ऑप्शन ए श्रम, श्रम विभाग मिला था जगजीवन राम को। वित्त विभाग लियाकत अली को मिला था और ये लियाकत अली वही है जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। विधि मतलब लॉ, ये पोस्ट दिया गया था जोगेंद्र नाथ मंडल को, जबकि इसका सही उत्तर यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर अंबेडकर शामिल नहीं थे। बाद में जब भारत का पहला कैबिनेट बना तब वो लॉ मिनिस्टर बने थे, इंटरिम गवर्नमेंट का वो हिस्सा नहीं थे। नंबर 42, शाही नौसेना विद्रोह जो कि 18 से लेकर के 23 फरवरी 1946 के समय में हुआ था, किसने जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा और इस आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया? ऑप्शन देखिए, एस खान, अब्दुल रशीद और VOC दत्त। 3 नाम आया, चौथा में है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। सबके विषय में थोड़ा सा जान ले। एस खान ये सिग्नल मैन के तौर पर इस जहाज में थे और इन्हीं के नेतृत्व में ये हड़ताल हुआ था। दरअसल ये हड़ताल हुआ था खराब व्यवस्था, खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव के कारण। अब्दुल रशीद का इस शाही नौसेना विद्रोह से कोई संबंध नहीं था, बल्कि इस शाही नौसेना विद्रोह से पहले ही इनको कैद किया गया था और इनकी कैद को लेकर के कलकत्ता में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। अब्दुल रशीद का संबंध वास्तव में आजाद हिंद फौज से था और इस सवाल का सही उत्तर है सी, VOC दत्त, जिन्होंने जहाज के दीवारों पर भारत छोड़ो लिखा था और इस जहाज पर वे रेडियो ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत थे। नंबर 43, किस विद्रोह का मुख्य मुद्दा ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास था? खासी विद्रोह, भील विद्रोह, अहोम विद्रोह या फिर खोंड विद्रोह? खासी विद्रोह गारो जयंतिया मतलब असम से संबंधित है, जहां पर ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए सैनिक सड़क मार्ग बनाया जा रहा था। इसी का विरोध करते हुए तीरथ सिंह खासी विद्रोह के नेता थे। तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह हुआ था। ये घटना है 1830 से लेकर के 33 के बीच में। भील विद्रोह, भील एक आदिम जाति है जो कि पश्चिमी घाट में खानदेश के आसपास में रहती है और ये जो विद्रोह हुआ था ये 1812 से लेकर के 1900 तक चला था, 1812 से 19 तक चला था और इसके नेता थे शिवारम। ऐसे विद्रोहों के नेतृत्वकर्ता का नाम अवश्य याद रखिए। अहोम विद्रोह 1828 से 30 तक चला था और इसके नेता थे गोमधर कुंवर और इस सवाल का सही उत्तर है खोंड विद्रोह जो कि 1837 से 56 के दौरान चला था और चक्र बिसोई जो थे ये इसके नेता थे। दरअसल खोंड जनजाति में ये मान्यता थी कि भूमि को अगर नर बलि दिया जाए तो उससे उर्वरता बढ़ जाती है। हार्डिंग फर्स्ट ने इस तथाकथित बुराई को दूर करने के लिए कानून बनाने का काम किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। निम्नांकित में से किसने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। उम्मीद है आपको इसका सही उत्तर पता होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि गांधी जी को देने का काम किया था, तो जाहिर सा बात है कि वो विरोध नहीं करेंगे। ऑप्शन सी को देखिए। महादेव देसाई बाद में गांधी जी के निजी सचिव के तौर पर नजर आते हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक बहुत सीनियर नेता थे, उनका इससे संबंध नहीं है और इसका सही उत्तर है NG रंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर। चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तब किस पुस्तक में यह बात लिखी गई थी कि ऐसे अवसर पर जबकि जनता का हौसला बहुत ऊंचा था तब पीछे लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था? किस पुस्तक में लिखी गई? पहले तो ये याद रखिए कि राष्ट्रीय संकट किसने कहा था जब इस फैसले को गांधी जी ने लिया कि असहयोग आंदोलन वापस लेना है। ये बात कही गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगर ये बात पता है तो फिर हम लोग को ऑप्शन में ये देखना होगा कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई इनमें से पुस्तक कौन है।
हम लोग डी से वापस चलते हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू का है। तो चूंकि ये बात सुभाष चंद्र बोस ने कही है तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज नेहरू जी का लिखा हुआ, ये हो नहीं सकता है। इंडिया डिवाइडेड, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंट, ये मोतीलाल नेहरू का लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब बच गया सिर्फ एक, द इंडियन स्ट्रगल, और ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। तो बाकी किताब के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उसको जरूर याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 46, गांधी जी ने किनको ईमानदार देशभक्त कहा था? आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को। यहां ये जान ले कि आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को जवाहरलाल नेहरू ने गुमराह देशभक्त कहा था। आजाद हिंद फौज के सिपाहियों को पंडित नेहरू ने गुमराह देशभक्त कहा था। हम सीधा इसका सही उत्तर बताते हैं, स्वराजी नेताओं को। और इस बात को भी जान ले कि 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद जब असहयोग आंदोलन रोक दिया गया तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और गांधी जी को असहयोग आंदोलन के इस घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो रिहा होकर के जब आए तो 1924 में वो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और वहां एक बार लगा जब गांधी जी रिहा होकर के आए कि अब कांग्रेस में एक बार फिर से फूट पड़ जाएगा, क्योंकि स्वराज पार्टी वाले लोग गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ विधायिका में काम कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने अपनी कूटनीति से, अपनी समझदारी से स्वराज पार्टी के लोगों को कांग्रेस का ही एक अभिन्न अंग कहा और उनको ईमानदार देशभक्त की संज्ञा देते हुए पार्टी के विभाजन को टाल दिया। तो ये स्वराजी नेताओं के लिए गांधी जी के द्वारा कहा जाने वाला संज्ञा है या शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924-25 में अछूतों के मंदिर प्रवेश की मांग को लेकर चलाए गए वायकॉम आंदोलन, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि क्वेश्चन भी आपको कई सारी जानकारियां देता है। अब इस क्वेश्चन को ही पढ़े, कल की तारीख में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि वायकॉम आंदोलन संबंधित था तो आंसर आपके सामने है कि अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश से संबंधित था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, ये आपके लिए कई सारी जानकारियां देता है और हम क्वेश्चन में आप लोगों के लिए प्रायः ये कोशिश करते हैं कि आपको और भी जानकारी ना हासिल होता रहे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक टेस्ट मात्र होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराना भी मेरा मकसद होता है। इसीलिए इस तरह की चीजों को डालने का हम काम भी करते हैं। तो वायकॉम आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? इसका आंसर है सी, टी.के. माधवन, जो कि एझवा जाति के थे और एझवा जाति से कांग्रेस के नेतृत्व में थे या कांग्रेस के नेता थे। ये ट्रावनकोर से संबंधित थे। नंबूद्रीपाद, आपको बता दें कि नंबूद्रीपाद भी, हमको ईयर तो याद नहीं आ रहा है, संभवतः 1955 में ये आज़ादी के बाद केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में बनी थी। ईएमएस नंबूद्रीपाद उसके मुख्यमंत्री थे और ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का पहला चुना हुआ कम्युनिस्ट सरकार था जो 1955 में केरल में बना था। ईयर को लेकर थोड़ा सा हम कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन 99.9% हमको लग रहा है कि ये 55 ही होगा। तो खैर बाकी इन्फॉर्मेशन कि नंबूद्रीपाद कम्युनिस्ट नेता थे और इन्हीं के नेतृत्व में केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और ये दुनिया का पहला चुना हुआ इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। श्री नारायण गुरु, जिनका स्टेटमेंट था मानव के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ठीक है, और SNDP श्री नारायण धर्म परिपालन युगम, ये आंदोलन से श्री नारायण गुरु संबंधित थे। नंबर 48, सर शिव स्वामी अय्यर ने किसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया था? हम इसका सीधा आंसर बताते हैं क्योंकि बाकी बात बताने लायक यहां पर अभी फिलहाल नहीं है। ये बात उन्होंने साइमन आयोग के रिपोर्ट को लेकर के कही थी। फिर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ऐसे हो सकता है कि साइमन आयोग के रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक किसने बताया? आंसर आपके क्वेश्चन में है सर शिव स्वामी अय्यर। तो क्वेश्चन को दूसरे एंगल से भी देखने का काम अवश्य करें। 49, किस आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि हमने रोटी मांगी थी लेकिन पत्थर मिला? इसका भी सही आंसर जान लें और सही आंसर इसका है दांडी मार्च या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में बाकी बातें तो आप निश्चित तौर पे जानते हैं। शायद ये भी पता हो कि वानर सेना और मंजरी सेना, वानर सेना लड़कों से और मंजरी सेना लड़कियों से संबंधित था और ये दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही कार्यरत थे। बेसिकली वानर सेना और मंजरी सेना का काम था सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। और अब इस सेट का, सेकेंड सेट का जो मॉडर्न इंडिया का है मॉक टेस्ट का, इसका 50वां और आखिरी क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक डिपो पर धावा बोलने की घोषणा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां कैद में रखा गया था? अहमदनगर दुर्ग, आगा खां महल, महान लिखा गया है उसको महल पढ़ेंगे, आगा खां महल। यहां ये जान ले कि आगा खां महल जो था ये गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वहीं पे कैद करके रखा गया था। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का यरवदा जेल, यरवदा जेल पुणे में है, ठीक है। और धरसाना नमक डिपो पर धावा बोलने की घोषणा के बाद गांधी जी गिरफ्तार किए गए, तब सरोजनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। और जब धरसाना नमक डिपो ये लोग पहुंचे तो कहा जाता है कि जबरदस्त अत्याचार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ये जो अत्याचार हुआ था इसकी जानकारी एक अमेरिकी पत्रकार जो कि न्यू फ्री मैन से संबंधित था, ये अखबार का नाम है न्यू फ्री मैन, और उस व्यक्ति का, उस पत्रकार का नाम है वे मिलर। उसने बताया था कि किस कदर यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया था जब सविनय अवज्ञा आंदोलन और धरसाना नमक डिपो का घटना आया था। तो ये 50 क्वेश्चन आपके सामने, पहला सेट को देखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे आप तो 50 क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां भी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। आप देखिए, आप आकलन कीजिए कि कितने आप जानते थे, कितना कुछ आपने सीखा, और इन बातों के साथ ही आप अपना राय, अपनी प्रतिक्रिया, अपना कमेंट जरूर देने का काम करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।